हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज सबसे पहले मैं आप सब लोगों को थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि गाइज आज आप लोगों की वजह से ही हमारे चैनल पर 10,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। और गाइज मैंने सोच कर रखा था कि जब भी हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तब मैं आपके लिए हमारे चैनल पर बहुत ही बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स लाने वाला हूँ, जो अनाउंसमेंट्स आप सब लोगों को बहुत ही जल्द पता चलने वाली है। और ये लेट इस वजह से क्योंकि गाइज ऑल इलीट रेसलिंग का पूरा शेड्यूल चेंज हो चुका है, जिससे कि मुझे भी मेरे प्लान्स में थोड़ा फार चेंज करना पड़ा है। लेकिन गाइज बहुत ही जल्द आपको हमारे चैनल पर आपके लिए बहुत ही बड़े बड़े अनाउंसमेंट जानने को मिलने वाली है। और गाइज ये अनाउंसमेंट सबके लिए होने वाली है। लेकिन गाइज अगर आप पेटीएम यूज करते हैं तो गाइज आपको ये अनाउंसमेंट थोड़ी सी आसान होने वाली है। इसलिए गाइज आप हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में जाकर मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर वोट कर मुझे ये बताइए कि आपके पास पेटीएम है या नहीं, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि हमारी इस अनाउंसमेंट का फायदा कितने लोगों को होने वाला है। पर गाइज एक बार फिर से बता दूं कि अनाउंसमेंट वर्ल्ड वाइड सबके लिए होने वाली है। लेकिन गाइज जो पेटीएम यूजर है उनके लिए अनाउंसमेंट थोड़ी सी आसान हो सकती है। पर गाइज अब हम बात करते हैं हमारे आज की वीडियो की, और गाइज जान लेते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या क्या बातें करने वाले हैं। तो गाइज जॉन मॉक्सली ने फिर एक बार विंस मैकमैन को क्रिटिसाइज कर दिया है। क्रिस जेरिको ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के थंडर डोम पर अपने ओपिनियन शेयर किए हैं। एजे स्टाइल्स ने भी एईडब्ल्यू को लेकर कुछ बातें कही है। और गाइज हम फाइनली ये भी जानने वाले हैं कि मोमोसा मेहम मैच के रूल्स क्या है और ये मैच क्या है। और गाइज एईडब्ल्यू और एनएक्सटी की व्यूअरशिप और एईडब्ल्यू के टॉप 5 रैंकिंग के साथ साथ आज इस वीडियो में हम ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो के बाद की ऑल इलीट रेसलिंग से जुड़ी हुई बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं ऑल इलीट रेसलिंग और एनएक्सटी के व्यूअरशिप की। तो गाइज मुझे लगता है कि अब तक तो आपको पता चल चुका होगा कि गाइज एनएक्सटी की व्यूअरशिप कितनी आई है। लेकिन गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि गाइज अब तक ऑल इलीट रेसलिंग की व्यूअरशिप सामने नहीं आई है, जिसका रीजन तो अब तक ऑल इलीट रेसलिंग ने नहीं बताया। लेकिन गाइज अब तक कल के ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट शो की व्यूअरशिप सामने नहीं आई है, जिस वजह से आज इस वीडियो में हम एईडब्ल्यू की व्यूअरशिप के बारे में बात नहीं करने वाले। लेकिन गाइज लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर डार्क ऑर्डर का सेगमेंट देखकर मुझे ऐसा लगता है कि गाइज इस वीक वाले डायनामाइट शो की व्यूअरशिप बड़ी होगी। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइज जानते हैं इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के टॉप 5 रैंकिंग्स। तो गाइज हर बार की तरह ही इस बार भी ऑल इलीट रेसलिंग ने अपने इस वीक के टॉप 5 रैंकिंग्स निकाले हैं। और गाइज अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें ऑल इलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन से, तो गाइज ऑल इलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं ब्रिट बेकर, नंबर 4 पर आती है एबेडॉन, नंबर 3 पर आते हैं फिनोल्फी फ्रॉड, नंबर 2 पर आते हैं बिग स्वॉल और गाइज नंबर 1 पर आती है नायला रोज। और स्टिल है हमारी ऑल इलीट रेसलिंग की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा। और गाइज मुझे नहीं लगता कि हम इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में कोई भी चेंज देखने को मिला है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की। तो गाइज इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं डार्क ऑर्डर, नंबर 4 पर आते हैं नेचुरल नाइटमेयर्स, नंबर 3 पर आते हैं द यंग बक्स, नंबर 2 पर आते हैं बेस्ट फ्रेंड्स और गाइज नंबर 1 पर आते हैं एफटीआर। और स्टिल है हमारे ऑल इलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज। और गाइज हमें इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है, जहां पर नेचुरल नाइटमेयर्स इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 4 की पोजीशन पर आए हैं और डार्क ऑर्डर नंबर 5 पर जा चुकी है। पर गाइज अब हम बात करते हैं इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की। तो गाइज इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं स्कॉर्पियो स्काई, नंबर 4 पर आते हैं ब्रॉडी ली, नंबर 3 पर आते हैं ब्रायन केज, नंबर 2 पर आते हैं लांस आर्चर और गाइज नंबर 1 पर आते हैं एमजेएफ। और गाइज अब ब्रॉडी ली ऑल इलीट रेसलिंग के टीएनटी हेवीवेट चैंपियन तो बन चुके हैं। लेकिन गाइज मैंने आपको बताया था कि ऑल इलीट रेसलिंग अपनी टॉप 5 रैंकिंग से एक वीक डिले निकालती है, जिससे कि हमें इस वीक जो ऑल इलीट रेसलिंग की टॉप 5 रैंकिंग्स जानने को मिली है वो की लास्ट वीक की है। और हमें इस वीक की ऑल इलीट रेसलिंग की टॉप 5 रैंकिंग्स नेक्स्ट वीक जानने को मिलने वाली है। इसलिए गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू टीएनटी हेवीवेट चैंपियन है कोडी और एईडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है जॉन मॉक्सली। और मुझे नहीं लगता कि इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में हमें कोई चेंज देखने को मिला है। तो गाइज ये तो थी इस वीक की ऑल इलीट रेसलिंग के टॉप 5 रैंकिंग्स। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि इस वीक वाले एईडब्ल्यू डायनामाइट शो पर फीचर हुआ कौन सा सुपरस्टार आगे चलकर ऑल इलीट रेसलिंग का बहुत ही बड़ा सुपरस्टार बन सकता है। तो गाइज कल का एईडब्ल्यू डायनामाइट शो खत्म होने के बाद अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट पर बात करते हुए डेव मेल्ट्जर ने कहा कि गाइज कल के एईडब्ल्यू डायनामाइट शो पर एक ऐसा सुपरस्टार फीचर हुआ था जो कि आगे चलकर ऑल इलीट रेसलिंग का बहुत ही बड़ा सुपरस्टार बन सकता है। और गाइज वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि विल हॉब्स है। और यहाँ पर डेव मेल्ट्जर का कहना यह है कि गाइज ऑल इलीट रेसलिंग विल हॉब्स को अपने फ्यूचर के बहुत ही बड़े सुपरस्टार के तौर पर देख रही है, क्योंकि गाइज विल हॉब्स के पास वो सारी चीजें हैं जिससे कि विल हॉब्स आगे चलकर ऑल इलीट रेसलिंग के बहुत ही बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। और शायद इसी वजह से हम इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर विल हॉब्स का कोई स्क्वॉश मैच नहीं देखने को मिला, बल्कि डार्बी एलन के साथ भी विल हॉब्स ने बहुत ही बढ़िया मैच दिया है। और गाइज मुझे भी लगता है कि विल हॉब्स आगे चलकर ऑल इलीट रेसलिंग के बहुत ही बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। और क्या पता हमें आगे चलकर ऑल इलीट रेसलिंग में विल हॉब्स वर्सेस ब्रायन केज पावर हाउस वर्सेस पावर हाउस
जबरदस्त मैच देखने को मिले। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑल एलीट रेसलिंग के मोमोसा मेहम मैच की, और गाइज जान लेते हैं कि ये मैच क्या है और इस मैच के रूल्स क्या है। तो गाइज अगर आपने हमारा कल का ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो गाइज आपको पता होगा कि गाइज आने वाले AEW के पेपर ही ऑल आउट में क्रिस जेरिको और ऑरेंज कैसिडी के बीच में एक और मैच होने वाला है, जो मैच एक गिमिक मैच होगा जो कि है मोमोसा मेहम मैच। और गाइज मैंने इस मैच के रूल्स आपको उस वीडियो में नहीं बताए थे क्योंकि गाइज वो वीडियो पहले से ही बहुत लंबी थी, और अगर ये रूल्स मैं आपको उस वीडियो में बताने बैठता तो गाइज वो वीडियो और भी लंबी हो सकती थी। इसलिए गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको मोमोसा मेहम मैच के रूल्स बताने जा रहा हूँ। तो गाइज बेसिकली देखा जाए तो ये एक नॉर्मल मैच है, लेकिन गाइज यहाँ पर इस मैच के दौरान रिंग के चारों साइड पर एक कंटेनर रखा जाएगा जिसके अंदर ऑरेंज जूस और लिटिल बिट ऑफ बबली का मिक्सचर रखा जाएगा। और गाइज ये इसलिए क्योंकि गाइज क्रिस जेरिको को लिटिल बिट ऑफ बबली पसंद है और ऑरेंज कैसिडी को ऑरेंज जूस। और गाइज इस मिक्सचर जूस की क्वालिटी कुछ कम नहीं बल्कि 80 गैलन्स होने वाली है, जो कि अगर लीटर्स में देखा जाए तो गाइज 300 लीटर होती है। और गाइज आप इस मैच में नॉर्मल मैच की तरह ही पिनफॉल या फिर सबमिशन से जीत सकते हैं, लेकिन गाइज यहाँ पर ये मैच जीतने के लिए एक और रूल अप्लाइड है कि गाइज आप अपने ओपोनेंट को इस कंटेनर में भरे हुए जूस के अंदर फेंक कर भी ये मैच जीत सकते हैं। तो गाइज यही इस मैच के रूल्स है। तो गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप ये मैच देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और गाइज जानते हैं कि WWE के थंडरडोम शो पर क्रिस जेरिको ने क्या कहा। तो गाइज आपको पता होगा कि फैंस को अपने शो में जाने के लिए WWE ने थंडरडोम का इस्तेमाल किया है, जिससे कि WWE अपने अरीनाज में वर्चुअल फैंस ला सकती है। और इसी बारे में बात करते हुए क्रिस जेरिको के काफी सारे फैंस ने क्रिस जेरिको से उनके लेटेस्ट सैटरडे नाइट लाइव में सवाल पूछे कि क्रिस जेरिको के थंडरडोम शो पर क्या थॉट्स है, जिसके ऊपर जवाब देते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि क्रिस जेरिको को यह आइडिया पसंद आया है कि WWE फाइनली परफॉर्मेंस सेंटर से बाहर आ चुकी है। और गाइज यहाँ पर WWE अपने खुद के करीना में बहुत ही बढ़िया शो प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि गाइज क्रिस जेरिको को भी WWE की शोज परफॉर्मेंस सेंटर से देखकर ऐसा लग रहा था कि WWE के शोज किसी अरीना से नहीं बल्कि किसी वेयरहाउस में हो रहे हैं, जिसके लिए क्रिस जेरिको ने WWE को अप्रिशिएट किया है। और यहाँ पर क्रिस जेरिको ने WWE की प्रोडक्शन क्वालिटी की भी तारीफ की है कि थंडरडोम शो के प्रोडक्शन की वजह से थंडरडोम शो बहुत ही यूनिक लग रहा है। और गाइज यहाँ पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि क्रिस जेरिको को वर्चुअल फैंस का आइडिया पसंद तो आया है, लेकिन गाइज क्रिस जेरिको को लगता है कि वर्चुअल फैंस शो में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ला सकते जितना कि एक्चुअल फैंस ला सकते हैं। इसीलिए क्रिस जेरिको ने WWE के थंडरडोम शो की तारीफ तो की, लेकिन गाइज यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कहा कि अगर शो में एक्चुअल फैंस आते तो गाइज शो की लेवल कुछ और ही हो सकती थी। और गाइज WWE के थंडरडोम शो पर क्रिस जेरिको ने यही कहा। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और गाइज जानते हैं कि AJ स्टाइल्स ने AEW के ऊपर क्या कहा। तो गाइज अगर आपने लास्ट वीक के WWE स्मैकडाउन का वो सेगमेंट देखा होगा जहां पर AJ स्टाइल्स एक लिस्ट लेकर आते हैं और वो बताते हैं कि उनके इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने के लिए नंबर 1 कंटेंडर्स कौन है। तो गाइज इसी सेगमेंट को लेकर रेसलिंग इंडस्ट्री में AJ स्टाइल्स के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि AJ स्टाइल्स ने उनके चैंपियनशिप के लिए टॉप कंटेंडर्स बताते हुए ऑल एलीट रेसलिंग के रैंकिंग सिस्टम को मॉक किया है। और यहाँ पर AJ स्टाइल्स ने ऑल एलीट रेसलिंग के रैंकिंग सिस्टम को लेकर ऑल एलीट रेसलिंग के ऊपर शॉट्स लिए हैं। तो इसी चीज को लेकर बात करते हुए AJ स्टाइल्स ने कहा कि वो सेगमेंट ऑल एलीट रेसलिंग के बारे में जरा भी नहीं था, और वो सेगमेंट करने से पहले AJ स्टाइल्स ने ऑल एलीट रेसलिंग के बारे में जरा भी नहीं सोचा था। और उस सेगमेंट में AJ स्टाइल्स ने टोनी खान, ऑल एलीट रेसलिंग और ऑल एलीट रेसलिंग की किसी भी चीज को मॉक नहीं किया, और ये सेगमेंट ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप 5 रैंकिंग्स को मॉक करने के लिए जरा भी नहीं था। तो गाइस इस तरीके से AJ स्टाइल्स ने क्लियर कर दिया है कि उन्होंने ऑल एलीट रेसलिंग के ऊपर जरा भी शॉट्स नहीं लिए। लेकिन गाइस दूसरी तरफ AEW के सुपरस्टार जॉन मॉक्सली ने विंस मैकमैन को बहुत ही बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि क्रिस जेरिको ने WWE के थंडरडोम के ऊपर अपने थॉट्स शेयर किए हैं, तो गाइस वैसे ही यहाँ पर जॉन मॉक्सली के लेटेस्ट इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने जॉन मॉक्सली को पूछा कि अब WWE परफॉर्मेंस सेंटर से थंडरडोम में आ चुकी है, तो क्या अब WWE को इस चीज से फायदा हो सकता है या नहीं, और जॉन मॉक्सली WWE की इस मूव को किस तरीके से देखते हैं। जिसके ऊपर जॉन मॉक्सली ने कहा कि WWE के परफॉर्मेंस सेंटर से बाहर निकलकर थंडरडोम में आने से WWE को जरा भी फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि गाइस जब तक WWE कंपनी में VKM नाम का आदमी है तब तक WWE कंपनी को किसी भी तरीके से फायदा नहीं होगा। और गाइस यहाँ पर WWE में VKM नाम का आदमी कोई और नहीं बल्कि विंसेंट केनेडी मैकमैन है। और गाइस यही बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि जब तक WWE के कंट्रोल में विंस मैकमैन है तब तक WWE को किसी भी तरीके से फायदा नहीं होगा। और यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने अलग सवाल का अलग मतलब निकालकर WWE के क्रिएटिव प्रोसेस को लेकर विंस मैकमैन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, जो कि मुझे लगता है कि जॉन मॉक्सली को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सवाल तो विंस मैकमैन के बारे में नहीं था। पर गाइस शायद जॉन मॉक्सली विंस मैकमैन पर अब भी गुस्सा है, इसलिए मॉक्सली ने ऐसा कहा होगा। जिसके ऊपर आप लोग क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज हमारे आज की वीडियो यही तक की थी, और गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?